हाँ जी, तो आज हमारे पास टाइम का मार्जिन था, मैंने उसको भरपूर फायदा उठाया। असल हमारी एक मीटिंग ड्यू हुई थी अगले सेशन की थोड़ी प्लानिंग पे, तो यही एक दरमियान में टाइम बन रहा था। मैं ऊपर वाली क्लास में सेटिंग होते हुए, मिड डिस्ट्रीब्यूट होते हुए टाइम मिल जाएगा। हाँ, तेजी से भागता हुआ आ रहा था। आखिर को आज हमने बहुत ज्यादा पढ़ना है, याद है ना? 2 बजने में 2 मिनट तक पढ़ना है। डन हो गया, आग लगा देंगे। नहीं, असल में एक होता है ना लेट अचानक से हो जाए बगैर बताए, एक ये कि खास तौर पे यहाँ पे मैं होता भी तो मेड और बाकी सारे कामों में टाइम लगना था। तो मैं नीचे अगले सेशन की एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी सब्जेक्ट्स की प्लानिंग टाइम टेबल के हवाले से, तो वो इन्हीं दिनों चल रही होती है क्योंकि अभी से ही वो एनरोलमेंट्स और इस तरह की सारी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। जी जनाब, तो आप लोगों ने वो चंद लाइनें पढ़ी, गिनती की चंद लाइन्स, कल एक ही क्लास पे रुक रुक के ठहर ठहर के समझ समझ के हम चले थे। मकसद यही था कि हमें अगले दिन उसके सवाल जवाब ना करना पड़े। अगर उस सब के बाद भी कोई लाइन आपको अभी भी बहुत तंग कर रही है तो उसे रटा मार, मसला ही खत्म। हमने तो कल रुक रुक के बात की, फिर भी कंफ्यूजन हो, आप जाएं पिछले दिन की रिकॉर्डिंग दोबारा से सुने, चबा चबा के घुमा घुमा के अल्फाज सारे के सारे एक्सप्लेन किए थे। तो चेक से रिलेटेड जो छोटी छोटी सी बातें थी वो हम लोगों ने कल की थी। कल फिर हमने किए थे पास पेपर्स। चेक के अंदर हमने देखा कि उन्होंने बहुत सारे दफा सिर्फ रट्टे वाले सवाल पूछे हुए थे और शायद मोर देन 90% क्रॉसिंग के ऊपर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब हमने आके देखा तो हमें मिक्स तरह के सवाल नजर आए। एक सवाल नॉर्मली होता था कि एक बंदा क्या पीछे वालों पे केस कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर एक सवाल अक्सर होता था इसको डिफाइन कर दो, उसको डिफाइन कर दो, उसको डिफाइन कर दो। एक सवाल हमें ऐसा नजर आया कि कुछ स्टेटमेंट देते थे और कहते थे बताओ ये प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है या नहीं। एक लॉजिकल सवाल नजर आया जिसमें डायग्राम बना के क्या जरा पहचान के बताओ क्या चीज है। तो हमें मिक्स सवाल नजर आए, लेकिन उस तरह की घूमे हुए सिनेरियो नहीं है जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम देखते रहे हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो चैप्टर्स है ना 14, 15, 16, 17, 18 ये मोर ऑफ अ क्रैमिंग की तरफ लेके जा रहे हैं आपको। जब इन चैप्टर्स का जिक्र कर ही दिया तो चैप्टर 1 को भी मैं उसमें ऐड कर दूं कि चैप्टर 1 भी तकरीबन क्रैमिंग है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रू ओनर से क्या मुराद है, एक भाई ने ऑनलाइन में सवाल पूछा। अगर हम पेई का जिक्र कर रहे हैं तो जिसके हाथ में चेक है और जो इस वक्त चेक पे ये हक रखता है कि वो जमा करा के पैसे ले ले, वो ट्रू ओनर है। और अगर हम बात करें कि अभी इंस्ट्रूमेंट इश्यू हुआ है और ये कई हाथों से गुजरता हुआ जा रहा है तो ट्रू ओनर वो जो असल मालिक है जिसने वो इंस्ट्रूमेंट इश्यू किया था। तो ट्रू ओनर का मतलब है वो शख्स जो कि हक रखता है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। नॉर्मली इससे मुराद वो फाइनल पे ही होता है जिस बंदे को पैसे मिलने होते हैं, नॉर्मली इससे मुराद है। सांस लेकर रिचार्ज कर रहे हैं खुद को लेक्चर के लिए। ओह ठीक है, बच्चा वो बीच में ना लेक्चर शुरू होने में टाइम था तो वो लिख रहा था सर जो है सांस ले रहे हैं रिचार्ज कर सके। हाँ जी, चीजें क्लियर है। हमारा अदर लॉस का एरिया खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक 3 अदर लॉज हैं। एक पार्टनरशिप है जिसपे 3 चैप्टर हैं, 11, 12, 13। उसमें भी 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 में सिर्फ राइट्स और वो सारी चीजें वो मजाकी है। तो काम की बातें या 11 में है या सबसे ज्यादा 13 में, और 13 में भी आई कैप को माइनर सबसे ज्यादा मिला के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का लॉ है जिसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने नेगोशिएबल के चैप्टर में डाल दिए और एक इंस्ट्रूमेंट को उठा के चैप्टर 15 में डाल दिया। पुराने जमाने में ये चैप्टर हुआ करता था। ये एक ही लॉ है जिसमें चेक्स की प्रोविजंस को अलग से बता दिया उन्होंने और बाकी 2 की प्रोविजंस, और उन 2 में भी चेक का भी जिक्र करते रहे साथ साथ। फिर 16, 17, 18 ये 3 जिसके अंदर 6 छोटे छोटे से लॉस, ज्यादातर डेफिनेशंस हैं, बड़ा कम लॉ है जिसमें कोई लॉजिकल डिस्कशन ज्यादा है। अदरवाइज ज्यादातर जगह आपने क्रैम करना है। समझा हमने बहुत अच्छी तरह से था। हमने इन सारे चैप्टर्स को एक एक हफ्ता लगा के तसल्ली से रुक रुक के ठहर ठहर के पढ़ा। बहुत स्लो पढ़ते रहे कि शायद सिलेबस ना खत्म करना पड़े जल्दी, लेकिन सिलेबस है कि भागे जा रहा है।
तो कोई बात नहीं, अब हम चैप्टर 1 पे आ गए हैं चलते चलते। चैप्टर 1 के बाद के क्या प्लान है ये हम ट्यूसडे को डिटेल से क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ट्यूसडे को जो है वो हम प्री रिजल्ट वाले बच्चों को जो है वो कहेंगे कि जी अच्छा जी बस बहुत बहुत शुक्रिया, आप में से जो फिजिकली आता रहना चाहता है तो वो आ जाए, और ऑनलाइन वो क्या करें किस तरह से करें तो ट्यूसडे को मैं आप लोगों को एक पूरा प्लान दे दूंगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल लीगल सिस्टम की बात करते हैं, पाकिस्तान के कानून की बातें करते हैं। जो लीगल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं 1973 का आइन। तो 1973 के आइन के तनाजुर में आज सारी बातें होंगी। ऑनलाइन वाले सिर्फ एक दफा फीडबैक दे दें, आवाज, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीजें क्लियर है? हाय हाय, एक भाई ने ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद दिल ना किरची किरची हो गया। सर क्रॉसिंग ऑफ चेक वाले टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ मतलब वो बात है, ई रंग नंबर है। कल हमने कैसे बन सकते हैं नहीं देखा था, कितने बन चुके हैं सारे ही देख लिए थे, और इतने देखे थे कि उसके बाद ये वर्ड क्रॉसिंग ना बोलते ना, ये कहते थे चेक के चैप्टर में से किस किस किस्म के सवाल बन सकते हैं। मैं समझ जाता कि ये थोड़ा कंफ्यूज है कि और किस तरह के सवाल बन सकते हैं। उन्होंने कहा सर क्रॉसिंग के किस तरह के सवाल बन सकते हैं, तो कल जो हमने देखा था वो था ही क्रॉसिंग। कल मेजोरिटी जो सवाल पकड़ते थे क्रॉसिंग का निकल आता था। तो भाईजान कल की आपकी लगता है वीडियो मिसिंग है, कल हमने चेक के सारे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के मैक्सिमम पास पेपर्स को कल डिस्कस किया था। तो कल की रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लें। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का जो कानूनी ढांचा है उसको हम लोगों ने आज समझने की कोशिश करनी है कि क्या है। इस चैप्टर को हम 200 में डिवाइड कर सकते हैं, रटे वाला और लॉजिक वाला। आज हम लॉजिक की बातें करेंगे, लेकिन लॉजिक के बाद भी कुछ चीजें याद करने वाली हैं। और कल फिर हम लोग जो है वो क्रैमिंग से रिलेटेड और थोड़ा सा ट्यूसडे को हम क्रैमिंग से रिलेटेड इसकी बातें कर रहे होंगे। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम कैसे चलता है इसके लिए आपको कुछ मुझे बताना पड़ेगा। आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लाइट बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं जबानी बता दूं। पाकिस्तान में जी भाई कौन सा फीडबैक? हाँ हाँ, कि मुझे किसी बच्चे ने एतराज नहीं किया आवाज का, आप लोगों की तरफ मसला आ गया होगा। जी, पाकिस्तान के कानूनी ढांचे के 4 पिलर्स, ऑल्दो अदलिया ये क्लेम करती है कि वो 5वां पिलर है, लेकिन उनको मीडिया ये क्लेम करता है कि वो 5वां पिलर है, तो मीडिया को हम पिलर नहीं काउंट करेंगे। 4 पिलर कौन कौन से हैं पाकिस्तान में? सदारती निजाम, पार्लिमानी निजाम, अदलिया और इज नॉट एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है। आर्मी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बस थोड़ा तगड़ा वाला स्मॉल पार्ट है, तो इसलिए जरा ज्यादा फील ज्यादा होता है, नजर ज्यादा आता है ना। तो 4 चीजें हैं पाकिस्तान के कानूनी ढांचे में। 2 पिलर्स कानून बनाते हैं, एक पिलर कानून को इंप्लीमेंट करता है और एक पिलर कानून को इंटरप्रेट करता है। जितने भी कानून बनते हैं या सदारती साइड से आएंगे या पार्लिमानी साइड से आएंगे। सदारती साइड से क्या मुराद है? सदर और ईवान सदर, सदर और उसकी अपनी एक छोटी सी कैबिनेट, सदर और उसके अपने जो एक सिस्टम है वो। दूसरा सिस्टम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहते हैं 2 इदारों को मिलाकर, नेशनल असेंबली और सेनेट। कभी कभी हम सदर को भी पार्लियामेंट के अंदर काउंट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये तीनों मिलकर कानून साजी कर रहे हैं, अदरवाइज पार्लियामेंट का जो असल मतलब है वो है नेशनल असेंबली और सेनेट। तो इसका मतलब है या पार्लियामेंट कानून बनाएगी या मिस्टर सदर कानून बनाएंगे। सदर कानून बनाए तो वो ऑर्डिनेंस कहलाता है, पार्लियामेंट कानून बनाए वो एक्ट कहलाता है। तो कुछ कानून के साथ आपको वर्ड ऑर्डिनेंस नजर आएगा, कुछ कवानीन के साथ आपको वर्ड एक्ट नजर आएगा। फिलहाल ये मोटी मोटी बात, ये तो कानून बनाएंगे, फिर अदलिया इंटरप्रेट करेगी, कानून पे फैसले सुनाया करेगी। फिर कानून तो बना लिया, उस कानून को इंप्लीमेंट कैसे करें? एस्टेब्लिशमेंट। गवर्नमेंट एक कंपनी की तरह से काम करती है, जैसे कंपनी है ना, कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फलाना। इसी तरह से गवर्नमेंट भी एक कंपनी की तरह से, जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। विफाक लेवल पे हम इसे डिवीजन कहते हैं और सूबाई लेवल पे हम इसे डिपार्टमेंट कहते हैं। शायद आपने सुना हो हेल्थ डिवीजन,
एजुकेशन डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने तमाम कामों को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर देती है और हर डिवीजन के ऊपर एक मिनिस्टर बिठा देती है, मिनिस्टर फाइनेंस, मिनिस्टर फलाना, मिनिस्टर इस चीज का। तो जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी पोर्शंस बनते हैं, हर किसी का एक अलग अलग डिवीजन बन जाता है, हर डिवीजन के ऊपर गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर आ जाता है, लेकिन उस मिनिस्टर से नीचे उस डिवीजन में जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है। एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट इदारों को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफबीआर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी में जो लोग काम कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट है, सड़कें बनाने वाले एस्टेब्लिशमेंट है, कानून नाफिज करने वाले एस्टेब्लिशमेंट है, पार्क्स की सफाई करने वाले, ये सब के सब एस्टेब्लिशमेंट है। एस्टेब्लिशमेंट इज वो लोग जो कि कवानीन को फॉलो करवाएंगे, जो मुल्क को चलाएंगे, वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट वो वर्कर लोग हैं जिन्होंने काम करना है। जैसे कंपनी में होता है, ऊपर डायरेक्टर्स बैठ गए, डायरेक्टर्स ने बैठ के कुछ फैसले किए, तो ये जो असेंबली मेंबरान है एक तरह के डायरेक्टर्स हैं जो मुल्क के बारे में फैसले करते हैं। ये फैसले लागू किसने करने, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट के इदारों में। उन्होंने बैठ के कह दिया हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, हमें ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने पे गौर करना चाहिए, तो फिर एफबीआर एक्टिव हो जाएगा और एफबीआर फिर उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक टैक्स की कलेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी एफर्ट शुरू कर देगा। आईकेप भी सॉर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का एक इदारा है जो मुल्क के अंदर अकाउंटेंसी और फाइनेंस के मसलों मसाइल को देखता है और उससे रिलेटेड लोगों को एजुकेट करता है, सिखाता है और उनको सही तरीके से काम करवाता है। तो अगर आपसे को पूछे पाकिस्तान के जो लीगल सिस्टम है उसमें क्या पिलर्स हैं, आप कहेंगे 4। एक है प्रेसिडेंट, सदारती सिस्टम, पार्लियामेंट यानी कि पार्लिमानी निजाम जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट आ जाते हैं, जुडिशियल या जुडिशरी अदलिया, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट आर दोज जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट आर दोज वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जैसे कंपनी में नीचे लोग काम कर रहे हैं। आपने शायद इससे पहले वो लेवल पढ़े हो, एक स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, टेक्टिकल लेवल होता है, ऑपरेशनल लेवल होता है। तो ये जो ऑपरेशनल लेवल और टेक्टिकल लेवल है ना, ये ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं। जो स्ट्रेटेजिक लेवल के ज्यादातर लोग हैं वो जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठ के कानून साजी कर रहे हैं, वो लोग। तो ये इस तरह से चल रहा होता है सारा निजाम। वो 2 पिलर्स कानून बनाते हैं, एक पिलर कानून के ऊपर फैसले देता है और एक पिलर कानून को इंप्लीमेंट करता है। तो एस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, हर मिनिस्ट्री का अपना एक निजाम है, हर मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग तरह की अथॉरिटीज, अलग अलग तरह की बॉडीज बनी हुई होती हैं जो अपने अपनी सतह पे अपने अपने तरीके से काम कर रही होती है। बात समझ आई? ये सुन के तो आपको लगा होगा चैप्टर बड़ा मजेदार है, तो थोड़ा थोड़ा सा मजेदार भी है, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा खुश्क हो जाता है। इसमें इवन हम लोग पाकिस्तान के आइन में कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें मोटी मोटी लिखी हैं उनकी भी एक लिस्ट पढ़ रहे होंगे, तो पढ़ के बहुत अच्छी लग रही होगी, फिर दुख होगा जब उसे रट्टा मारना पड़ेगा। तो खैर ये 4 तरह के पिलर्स की हम लोगों ने बात की। कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, अंग्रेजी देखते हैं। उन्होंने कहा लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, इट इज लॉ क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज जिनको उसने अथॉरिटी दे दी। तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी या पार्लियामेंट कुछ अथॉरिटीज को इजाजत दे देगी कि आप लोगों ने कानून साजी में हमारी मदद करनी है। पाकिस्तान का फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। रियासत का कॉन्सेप्ट और गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। रियासत का मतलब मुल्क पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान का जो हेड है, हेड ऑफ स्टेट, वो है सदर पाकिस्तान। लेकिन जो पाकिस्तान की इंतजामिया है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जिसने पाकिस्तान को चलाना है, उसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है। तो गवर्नमेंट इज द बॉडी जो चला रही है मुल्क को, स्टेट इज द फिजिकल थिंग जो कि खड़ी हुई एक जगह पे। तो जो फिजिकल पाकिस्तान है इसका जो हेड है वो फिजिकल सदर पाकिस्तान है जो फिजिकली नजर नहीं आता, और जो गवर्नमेंट को चलाने वाला सेटअप है वो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ज्यादा नजर आता है, तभी तो इमरान खान बार बार कहता है सदारती निजाम लेके आओ, क्योंकि सदारती निजाम होगा तो शायद एक दफा दोबारा मौका मिल जाए कि लोगों से कहें सदारती निजाम होता तो मैं तब्दीली ला के दिखाता। मतलब हर दफा कोई ना कोई बहाना, पहले एक सूबा मिला होने का नहीं, पूरा पाकिस्तान होता तो मैं तब्दीली ले आता, पूरा पाकिस्तान मिला तो होने का नहीं, सदारती निजाम होगा तो मैं तब्दीली ला सकता हूँ। तो सकता सदारती निजाम आए तो वो 5 महीने में 5 साल में कुछ और सोच लें। तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट, अब इन्होंने कहा कि इसमें मजलिस से शुरू होती है पार्लियामेंट,
मजलिस शूरा पार्लियामेंट और सदारती निजाम को मिला के कह रहे होते हैं। तो पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली और सेनेट के साथ मिस्टर प्रेसिडेंट, ये तीन तरह के लोग कानून साजी कर रहे हैं। सेनेट मिला के एक बॉडी है, इसको मिला के पार्लियामेंट कहेंगे, इनके साथ मिस्टर प्रेसिडेंट कनेक्ट होंगे, तो ये तीनों मिलके पाकिस्तान में कानून साजी करेंगे। तो कानून साजी के अमल में जो लोग मौजूद हैं वो ये हैं। शायद आपको सुन के हैरत होगी कि इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, कानून साजी, और सिर्फ एक ही काम ये सही से नहीं करते, कानून साजी। सड़कें बनाना इनके जिम्मे नहीं है, अंडरपास बनाना इनके जिम्मे नहीं है, पागल बनाना इनके जिम्मे नहीं है। सारे लोगों को कवर करना था ना, कोई अंडरपास बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई पागल बना रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये काम इनके हैं ही नहीं जिनका ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये काम तो एस्टेब्लिशमेंट वालों के, सड़कें बनाना, पुल बनाना, सारा कुछ इनका काम है कि कानून बनाए और कानून के ऊपर फिर नीचे वाले उसको इंप्लीमेंट करें। तो ऐसे में जिनको भी हम सेलेक्ट करते हैं नेशनल असेंबली के मुंतखब नुमाइंदों के तौर पे, हमें उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे इलाके की सड़क बना दे, हमारे इलाके में बिजली बेहतर करा दे। हमें उनसे एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि वो बैठ के जाएं और हमारे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए उन चंद मुंतखब लोगों में बैठें जो वहां बैठ के पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी कानून साजी करें। प्लस इन लोगों को जब ये कानून साजी करते हैं अपने इलाके से सिलेक्ट होके जाते हैं ना, तो अब सारे पाकिस्तानियों को इतना शऊर नहीं है कि उन्हें पता हो कि ये लोग क्या करने गए हैं। वो ये कहेंगे लो जी हमारे इलाके के एमएनए बन गया है, अब जो है वो ये बंदा अब हमारे इलाके में सड़कें बना देगा, फलाना कर देगा, फलाना कर देगा। लोगों की फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, इन लोगों को डेवलपमेंट फंड्स देती है। हर एमएनए के पास अपना एक डिस्क्रिशनरी फंड होता है जिससे वो अपने इलाके के तरक्याती काम करा सकता है, ताकि अगर उसको विफाक से पैसे ना मिल रहे हो, ताकि अगर कोई और गवर्नमेंट या कोई और पार्टी उसके साथ टसल कर रही हो, तो कम से कम जो वो कर सके वो अपने इलाके के लोगों तक सही चीजें पहुंचा दे। तो ऐसे में कई दफा सियासतदान इसमें भी सियासत करते हैं कि जी हम तो इलाके के लोगों का भला करना चाह रहे हैं, विफाकी गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की बैठी है, हम तक फंड्स नहीं आ रहे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए इन सबको कुछ लोकल फंड दिए होते हैं जो वो अपने इलाके की डेवलपमेंट पर खर्च कर सकते हैं, जो कि अक्सर वो अपनी डेवलपमेंट पर खर्च कर जाते हैं। तो और फिर अपनी आवाम के सामने जाके उन्हें फिर पागल बना रहे होते हैं, जी वो आपको पता है जी विफाक में कोई दूसरी गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो दूसरी पार्टी है, मेरे तक तो बारी नहीं आती, और मैं तो अच्छा आदमी हूँ, अच्छे आदमी को तो वो नहीं करते। तो इसलिए उन्होंने अच्छे आदमी को अच्छा बनने रहने के लिए उसको कुछ ऐसे फंड्स दिए हैं जिससे वो अपने इलाके के लोगों को कम से कम थोड़ा तसल्ली दे सकता है। अजान
नहीं जी, तो मजलिस शुरा जिसको हम पार्लियामेंट भी कह सकते हैं या पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट मिला के कह सकते हैं, इन्होंने कानून साजी करनी है। पार्लियामेंट दो बॉडीज को मिला के कहते हैं, प्रेसिडेंट का अपना एक सिस्टम है। अब यहाँ पे किताब हमें थोड़ा थोड़ा सा विफाक, इस वक्त विफाक और सूबा ये दो अलग अलग लेवल है। जो नेशनल होता है ना वो विफाक है, नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली, ये विफाकी हुकूमत को कहते हैं। फिर प्रोविंशियल असेंबलीज भी होती हैं, वो सूबा है। तो विफाक से मुराद है जो ओवरऑल पूरा पाकिस्तान है, तो उसको हम कहते हैं कि वो विफाक है। तो अब इन लोगों ने कानून साजी करनी है। इससे पहले कि हम समझें कि कानून साजी कैसे करते हैं, पहले थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। किताब बड़ी मजाकिया मजाकिया सी बातें बताने लगी है हमें। वो कहते हैं प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट एंड कंसिडर अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इत्तेहाद का मरकज माना जाता है, और जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। मतलब वो इतना इत्तेहाद का सिंबल है कि उसे वो बिल्कुल साइड पे कर देते हैं ताकि वो साइड पे बैठ के बहुत ही ज्यादा इत्तेहाद वाली बातें कर सके। प्रेसिडेंट मुस्लिम होना चाहिए। ये अब हम आइन में से पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के आइन ने प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या कहा। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए सिलेक्ट होकर आता है, उसको सिलेक्ट सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज मिलके करते हैं। वो लोग मिलके इसके बारे में, इसके लिए वोटिंग करते हैं। वोटिंग का तरीका इन्होंने नहीं बताया, लेकिन निजाम बड़ा मजे का है। हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो आपको पूरा निजाम समझ आ रहा होगा। प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकता है, लेकिन लगातार 2 से ज्यादा टर्म्स के लिए नहीं आ सकता। बीच में गैप लेना होगा, गैप ले ले तो फिर दोबारा से सदर बन सकता है। नेशनल असेंबली की मेजोरिटी नॉर्मली प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा पाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी वेटेज उन्हीं के पास होती है जो सबसे ज्यादा तादाद में होगी नेशनल असेंबली। नहीं, अब अगेन ये इतनी सिंपल वोटिंग नहीं होती। ये 3/4 वाला कानून लॉ में होता है। गवर्नमेंट की यहाँ बड़ी मेजोरिटी को 2/3 मेजोरिटी कहा जाता है, जिसको हम लोग, अगर आप में से कोई कमती लॉ पढ़ रहा है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन होती है जो 75%, 3/4 मेजोरिटी से होती है। तो यहाँ 3/4 नहीं, यहाँ 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट में ज्यादातर होती है। अभी हम सिर्फ तारुफ इसका देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि ये किस किस तरह से है और क्या कुछ चीजें हमें बताई गई हैं, कुछ चीजें हमें नहीं बताई गई। तो मिस्टर प्रेसिडेंट का मैं आपसे तारुफ करा रहा हूँ। President approves statute passed by National Assembly and thereafter by Senate. वो जो नेशनल असेंबली और सेनेट वाले मिलके स्टैच्यू कानून बनाते हैं ना, उसको भी मिस्टर प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं। यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट खुद कोई कानून बनाए तो वो आराम से मुल्क में 3-4 महीने तक बगैर अप्रूवल के भी चल सकता है, लेकिन नेशनल असेंबली और सेनेट का कोई भी कानून जब तक मिस्टर प्रेसिडेंट ओके ना कर दें तब तक लागू नहीं हो सकता। तो प्रेसिडेंट मुल्क की सबसे बड़ी कानूनी कुर्सी है, सबसे बड़ी। इतनी बड़ी कानूनी कुर्सी है कि इस पे बैठा हुआ शख्स अगर सबके सामने कत्ल भी कर दे तो उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये गंदी बात होगी किसी भी मुल्क के लिए कि हम अपने कानून की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए बंदे के बारे में कहें कि वो गैर कानूनी बात कर रहा है। इसको इम्यूनिटी हासिल होती है, इस्तिस्ना हासिल होते हैं। जरदारी ने इस लफ्ज का जितना फायदा उठाया है, 5 साल तक उसने उस कुर्सी पे हमला किया जिसका उसे पता था कि यहाँ बैठ के जो मर्जी करो, 5 साल तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदलिया भी कुछ नहीं कर सकती। इवन अदलिया एक बंदे के बारे में डिक्लेयर कर दे कि सजाए मौत का कहती है, मिस्टर सदर उसकी सजा बिल्कुल माफ करा के उसे कह सकते हैं अगले दिन से घर चला जाए। सदर इज द मोस्ट पावरफुल लीगल पोजीशन। लेकिन चूंकि कानून साजी उतनी नहीं हो रही हमारे यहाँ, तो सदर बेचारा भी बेचारा साइड पे ही है, वो जाके फीते काट रहा है, इफ्तिताह कर रहा है, तालियां शालियां बजाता है, दूध लगवाने के लिए बाहर आ जाता है 6 सितंबर मार्च। तो वो सदर बेचारा ना थोड़ा सा कमजोर हो गया पुराने जमाने में टू बी। वो किसी भी वक्त अगर उसे गुस्सा आता था कि मेरा मुल्क सही नहीं चल रहा, मेरी रियासत, वो जो फिजिकल रियासत है वो सही नहीं चल रही, वो असेंबलियां तहलील कर सकता था। वन फाइन गुड डे अचानक से उठ के कहता था सारे घर जाओ, फिर दोबारा से इलेक्शन होते थे। तो सब हमेशा डरे रहते थे और सदर से बना के रखते थे। तो जरदारी जब उस सीट पे खूब एंजॉय करके जाने वाला था, उसने वो रूल खत्म करवा दिया। तो अब उसके बाद उतना पावरफुल सदर कभी भी नहीं आ सकता जब तक कि ये रूल रिस्टोर ना हो जाए। और ये रूल रिस्टोर कराते हुए हर किसी की हालत खराब हो जाती है कि सदर जितना मर्जी अपनी पार्टी को, पागल तो कभी भी हो सकता है, कभी भी जज्बाती हो जाए, अचानक से उबुल वतनी जाग जाए और उठ के असेंबलियां तहलील कर दे। फिर उसके बाद ना मुल्क के निजाम को ठीक करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को भी ज्यादा पंगा नहीं लेना पड़ता था। सिर्फ सदर से जाके कहते थे कि भाईजान ये असेंबलियां तहलील कर दें, बस दूसरा जुमला नहीं बोलते थे।
अब आगे सदर भाई उसका जो मर्जी मतलब निकाल लें, तो कहते थे या तो असेंबलियां तहलील कर दें, आगे फुल स्टॉप, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। तो सदर उस फिल इन द ब्लैंक्स में मुख्तलिफ ऑप्शन रख के देखता था कि सारी उसके लिए खतरनाक होती थी, तो वो असेंबलियां तहलील कर दिया करता था। अब जो है वो मजबूरन मार्शल लॉ लगाना पड़ता है अगर मुल्क बहुत गलत तरीके से चल रहा है, क्योंकि फौज भी ये देखती है ना कि अगर मुल्क जो है वो सही डायमेंशन में नहीं जा रहा और अल्टीमेटली अवामुन नास का वसी में पैमाने पे नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा साइड पे रख के मुल्क की सलामती को हमेशा सबसे ऊपर ले आते हैं। इसीलिए तकरीर शुरू होती है मेरे अजीज हम वतनों से, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि यस, आपके मुल्क को बचाने के लिए, आपके मुल्क के वसीदर मफाद के लिए हम आ गए। तो खैर अगेन, चूंकि अब हम कानून की बातें कर रहे हैं तो कानून के साथ जो है वो कानून के रखवाले भी मतलब उतने ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी जुमला बगैर हंसा लिए पढ़ना है। ही गाइड्स प्राइम मिनिस्टर इन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मुल्क की इंपॉर्टेंस के मामलात पे ये अक्सर प्राइम मिनिस्टर को मशवरे देता है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट देखें, आइन में जो लिखा है वो हमने पढ़ा है और इंतहाई अकीदत और एहतराम से पढ़ा है। हमने अपने सदर को समझा है, हमारा सदर इतना निडर बेबाक है कि वो हमारे वज़ीर आज़म को अच्छे अच्छे मशवरे देता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फेडरल कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर कहां से आएगा? जो नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करेगी और फिर इस इंडिविजुअल को मिस्टर प्रेसिडेंट हल्फ उठवा के और इसको अपॉइंट करेंगे। यानी कि जो नेशनल असेंबली वाले हैं उन्होंने मिलकर अपने वोटिंग के तरीके से प्राइम मिनिस्टर को चूज किया और मिस्टर प्रेसिडेंट ने उससे हल्फ लेना है। यानी कि हम कहते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है लेकिन इलेक्शन नेशनल असेंबली। तो बड़ा मजे का सिस्टम है। देखें, पाकिस्तान में हम सब अपने अपने इलाके से अपने अपने इलाके के अच्छे अच्छे नेक मुत्तकी परहेजगार लोगों को वोट दें। भाई देखिए, ये पाकिस्तान हम सबका है, हम सब को पाकिस्तान चलाना चाहिए, लेकिन हम सब पाकिस्तान चला नहीं सकते, ना इतनी काबिलियत रखते हैं ना इतना टाइम रखते हैं। तो बड़ा मजे का सिस्टम है कि हम पूरे पाकिस्तान को कुछ हलकों में डिवाइड कर दिया, एरियाज बना दिए और हर एरिया के लोगों ने अपने अपने इलाके का दी बेस्ट पर्सन उठा के नॉमिनेट कर दिया कि हमारे इलाके के बेस पे उस टोटल बड़ी टीम में जाएगा जो पूरे पाकिस्तान को चला रही है। तो आपने अपने इलाके का मुत्तकी परहेजगार आबिदो जाहिद और वो क्या है वो सादिक और अमीन, ये सारे बंदे चूज किए, वहां पे भेजा। जब वहां पे गए तो उन सब ने आपस में से सबसे ईमानदार बंदा ढूंढा, सबसे नेक मुत्तकी ईमानदार इंसाफ पसंद, उन्होंने उसको सिलेक्ट करके अपने ऊपर बैठा लेना है। अच्छा, अब कानून अगर सिर्फ नेशनल असेंबली ने पास करना है तो नेशनल असेंबली में जाने के लिए एक से ज्यादा होनी चाहिए, वो है पैसा। अनफॉर्चुनेटली काबिलियत वाला बंदा तो हमारे सिस्टम में इलेक्शन लड़के बहुत आसानी से नहीं ऊपर आ सकता, तो जिसके पास पैसा और पावर होता है अनफॉर्चुनेटली वही सिलेक्ट होकर ऊपर आता है। तो ऐसा हो सकता है कि नेशनल असेंबली में कुछ ऐसे लोग जाएं जिनका तालीम से कोई बहुत ज्यादा वास्ता ना हो। ये तो मुशर्रफ का भला हो जिसने बैचलर्स की शर्ट डलवा दी थी, तो थोड़ा सा इनको अब 2 नंबर डिग्रियां कम से कम लेके बैचलर्स तक तो पहुंचना पड़ता है, वरना तो पहले कोई भी जो है वो पैसे वाला बंदा उठ के मुल्क चलाने पहुंच जाता था। तो अब ऐसे में नेशनल असेंबली के लोग ज्यादा शायद पढ़े लिखे ना हो, शायद ज्यादा टेक्नोक्रेट ना हो, लेकिन चूंकि वो अपने अपने इलाके के अवामी नुमाइंदे हैं तो उनको यह हक है कि वो जाके कानून साजी करें। अब ऐसे में फिर उनको भी सपोर्ट की जरूरत है कुछ टेक्नोक्रेट्स की, तो फिर बनती है सेनेट। सेनेट में टेक्नोक्रेट्स आते हैं, सेनेट में वो लोग आते हैं जो पढ़ाई की बुनियाद पे किसी खास उसमें कि अच्छा ये फलाना का टेक्नोक्रेट है, ये फलाना का, ये उलमा है, ये फलाना है, ये दीन की समझ रखते हैं, ये फलाना की, तो उस तरह से फिर सेनेट की कंपोजिशन होती है। और फिर ये रूल है कि नेशनल असेंबली बगैर सेनेट के अप्रूवल के कोई बिल पास नहीं कर सकती सिवाय बजट के। बजट फौरी पास करना होता है, ये जो फाइनेंस बिल है ये फौरी पास करना होता है, तो इसके लिए जो है वो सेनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए, अदरवाइज नेशनल असेंबली को अपने हर कानून में सेनेट की अप्रूवल चाहिए। और सेनेट भी अगर कानून बनाए तो उसको नेशनल असेंबली की अप्रूवल चाहिए। यानी कि टेक्नोक्रेट्स भी ओके कर दें और जो अवामी नुमाइंदे हैं वो भी ओके कर दें, तो एक ऐसी चीज बने जिसमें अवाम की दिल की आवाज भी हो, अवाम के अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हो और कहीं ना कहीं उसमें पढ़े लिखे लोगों ने भी थोड़ा गौर फिक्र करके कुछ अच्छी चीजें सजेस्ट कर दी हो। और इन सबके बाद एक ऐसा बंदा जो रियासत का हेड है वो देख ले कि क्या ये मेरे मुल्क के लिए अच्छी चीज है, मिस्टर प्रेसिडेंट, और वो उसे साइन कर दे। तो सिस्टम बड़ा मजेदार सा, सब लोगों को एक दूसरे के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स दी और कोशिश ये की है कि कानून साजी ऐसे हो कि बड़ा जबरदस्त काम हो जाए। तो नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों का जो मेन एक अकेला काम है ना वो कानून साजी है, और यही बात दुख की है कि सिर्फ यही एक अकेला काम वो सबसे कम करते हैं।
सबसे कम उनके सेशंस होते हैं, ये सेशंस अक्सर होते हैं वॉकआउट कर लेते हैं फलाना, जहां कानून पास होना होता है वहां पे तकरीरें करते रह जाते हैं। बड़े जुल्म की बात है, मुझे एक दफा टीवी को देख के ना इतना दुख हुआ, अगेन मतलब इस वक्त मैं जरा ओपनली बात कर सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था। पीटीआई का एक नुमाइंदा जो है वो टीवी पे आया हुआ था, पिछली गवर्नमेंट की बात है, और उन्होंने जनाब टीवी पे आके ना डिफरेंट कागज दिखा रहा कि आपको पता है कि साइबर क्राइम का फलाना लॉ गवर्नमेंट ने अप्रूव करवाया है, कितने जालिम लोग हैं ये, इन्हें एहसास ही नहीं पाकिस्तान के लोगों का, इस कानून में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम इस वक्त अपनी जमात के बिहाफ पे इस कानून की पुरजोर मजम्मत करते हैं। टीवी पे बैठ के उसने बड़ी जोर की मजम्मत की। मैंने ये सोचा, मैंने कहा ये लोग तो बड़ा ज्यादा अच्छा विजन रखते हैं, तो ये पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं, तो ये पास कैसे हुआ? क्या नून लीग वाले इतने सारे लोग आ गए थे वोट डालने के लिए? फिर मैंने उससे कुछ अरसे पहले वो वाली मीटिंग के मिनट्स निकाले। गवर्नमेंट की चीजें पब्लिक होती हैं, क्या चीजें अप्रूव हुई किस तरह से करके। तो जिस दिन वो बिल पास हुआ था उस दिन इनके मेरे ख्याल में 22 लोग थे टोटल गवर्नमेंट में, 22 के आसपास, और वो बिल शायद 18 लोगों ने अप्रूव करा लिया था मेजोरिटी से, क्योंकि उस दिन ये लोग तो आए ही नहीं थे, ये तो अपने कामों में मसरूफ थे, ये तो टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे थे। तो जिस वक्त एक्चुअल में असेंबली में वो कानून पास होना था, जिस वक्त इन्होंने आके उसकी उस जगह पे मजम्मत करनी थी जहां इन्होंने वोट देके उसको रिजेक्ट करवा देना था, वहां तो वोट दिया नहीं और वो कानून बन गया। फर्ज करें वो बहुत ही गलत कानून था, तो भाई वहां जाके रोकना था। ये टीवी पे आगे तकरीर कर रहे थे कि हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, तो इनका मकसद मुल्क का फला नहीं था, इनका मकसद था ये साबित करना कि हम मुल्क के सगे हैं और वो लोग बहुत चोर बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी तकलीफ की बात थी। तो ये अल्टीमेटली इनका असल काम क्या है? कानून अप्रूव करना या गलत कानून को ना आने देना। तो जहां पे ताकत दिखानी है वहां नहीं दिखा रहे, और टीवी पे आके अवाम को पागल बना रहे हैं, जी हम तो आपके सगे हैं, वो देखें वो गलत लोग हैं, पता नहीं कैसे कानून पास करा लेते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करने के लिए इनको मेजोरिटी मिल जाती है, सूबा अप्रूव करने के लिए नहीं मिलती। अजीब ही बात है ना। सूबे के अप्रूवल की जब बात आती है तो कहते हैं जी नून लीग वालों ने ऑपोजिट वोट दे दिया था तो सूबा नहीं बन सकता। जिस सूबे का नाम लेके प्राइम वो जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो आए कि भाई सूबा बनाना है, सारा कुछ है। उस वक्त जब सूबे की बात आई उन्होंने कहा जी क्या करें, नून लीग वाले गंदे लोग हैं, वो हमें सूबा बनाने नहीं देते, हमें उतनी मेजोरिटी नहीं मिलती। तो तुम फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बना गए, फिर सदर अपना कैसे बना गए? सेनेट के इंतखाबात जो है वो हो गए, और जहां मुल्क के लिए कोई फायदे वाली बात हो रही थी या ऐसी बात जो कि वाकई जिसका तुम इरादा लेके आए थे वो तुम नहीं करा सके, जी हम उतनी मेजोरिटी नहीं लेके आ पाते। तो खैर अगेन मैं जरा ज्यादा इमोशनल हो गया था, मैं वापस पीछे आता हूँ। इस वक्त ये दिल की आवाज मैंने बोली थी, और ये याद रहे कि मैंने दोनों दफा पिछले इलेक्शन में पीटीआई को ही वोट दिया। मतलब एक दफा वोट दिया था विजन पे और एक दफा वोट दिया था एक लास्ट चांस। एक बात अच्छी लगी थी कि अच्छा एक दफा चांस तो दें विफाक लेवल पे। तो वो अब दोनों दफा समझ आ गया कि खाली विजन काफी नहीं है, परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी चीज है। और विजन भी अब मुझे समझ आ गया, वो विजन सिर्फ टीवी पे नजर आता है। वही बात है, जहां कानून पास हो रहा है 18 बंदों ने नून लीग के आगे कानून पास करा लिया, 22 बंदे आपके असेंबली में मौजूद हैं और आप वहां पे वो कानून पास होने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वहां तो आप गए नहीं, आप तो धरना दे रहे हैं, आप तो मुल्क वालों को पागल बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जिस बात पे मुझे पर्सनली दुख हुआ था कि वो कानून अगर इतना गलत था तो टीवी पे आगे, या तो फिर टीवी पे आके तकरीर मत करे कि ये गलत चीज है, और अगर गलत है तो फिर वहां जाएं जहां जाके उसे रोका जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट, इनका मेन काम है कानून साजी, और दुख की बात है कि यही मेन काम ये सही से नहीं कर पा रहे, जो सबसे जरूरी चीज है इनसे, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है इनसे। नेशनल असेंबली, प्राइम मिनिस्टर में समझ आया। प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक कैबिनेट होती है, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होने के बाद जो है वो अपनी एक कैबिनेट बनाता है, अपने मुशीर और वजीर। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर की फिर अपनी एक कैबिनेट होगी, 15, 16, 20, 25 जितने भी डिविजन्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, उन सबको हेड करने के लिए एक बंदा चाहिए, और ये बंदा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिप्शन से आ जाएगा। मतलब जिस पे वो हाथ रख देंगे वो बंदा अचानक बैठे बैठे मिनिस्टर बन जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऐसी चीज है जिसकी वजह से लोग प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि मिनिस्ट्री उनको मिल जाए, तो फिर वो मिनिस्टर बन जाते हैं। तो वो मिनिस्टर जो है फिर उसकी कैबिनेट होती है। इसका मतलब है पाकिस्तान जो चल रहा है, पाकिस्तान में हर एस्टेब्लिशमेंट के डिपार्टमेंट के ऊपर जो बंदा बैठा है वो गवर्नमेंट का है।
तो ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि ब्यूरोक्रेट्स मुल्क को खा गए या ये लोग तो बड़ा जालिम है और ये लोग तो सही तरह से कर नहीं पाते चीजें। हेड पे हमने बंदा बिठा दिया अपना, वो बंदा जो हम अवामी नुमाइंदों के नुमाइंदों के नुमाइंदों का नुमाइंदा है। हमारे नुमाइंदे असेंबली वाले, असेंबली वालों का नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे ये लोग। तो ये वहां पे जाके तमाम मिनिस्ट्री के हेड पे हमारे हमारे हकूक को देख रहे हैं कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट वाले माफियाज मुल्क को बेड़ा गर्क ना कर दें। और अगर उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा होता है तो फिर अक्सर होता है कि जी जब बदनजमी हो, तो मुझे याद है पीछे एक ईमानदार आदमी ने टीवी पे आके कहा था, जब बदनजमी हो तो मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, उस रेलेवेंट मिनिस्टर को। इसका मतलब है कि वो ईमानदार आदमी भी समझता है कि कोई बदनजमी जो है उसका असल क्रेडिट उस मिनिस्टर को जाता है जो उसको इंतजामिया को सही से नहीं चला सका। तो एस्टेब्लिशमेंट के तो हाथ बंधे हुए हैं, वो बेचारे कुछ भी करें, उनके ऊपर एक सियासी प्रेशर रहता है। तो निजाम ऐसा है कि ना एस्टेब्लिशमेंट वाले ओवर पावर में आ जाएं कि बस हर चीज को वो तहस नहस कर दें और उनको कोई पूछने वाला ना हो, और निजाम ऐसा है कि खाली ये अकेले भी काफी नहीं है, इनको एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत है। तो ये सब मिलजुल के पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करें। Federal Cabinet, Prime Minister assisted by Federal Cabinet. It is Council of Ministers appointed by a President on advice of Prime Minister. Prime Minister एडवाइस करता है जिस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये वैसी अपॉइंटमेंट है जैसे प्राइम मिनिस्टर की भी प्रेसिडेंट ने की थी, हल्फ। तो जो हम कह रहे हैं ना प्रेसिडेंट चूज करता है, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चूज करना है प्राइम मिनिस्टर ने। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा, एडवाइस का मतलब है हुक्म देगा। ये एडवाइस का मतलब मशवरा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहेगा ए मेरे वजीर ने तो हम तुसी अपॉइंट करना है, तो उसके हाथ में कागज भी पहले से उसे लिखा लिखाया मिल जाएगा जिसमें वो उनसे कहेगा अच्छा जी अब आप लोगों ने हलफ लेना है। उसके बाद कहेगा मुबारक हो मैंने आप सबको अपॉइंट कर दिया। ये कहने के बाद दोबारा अपने वही गोशा नशीनी में चला जाएगा जहां से वो निकल के आया था, प्रेसिडेंट के साइड पे बैठा हुआ था। फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। हर एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का या डिवीजन है, उस डिवीजन में नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं। जो सबसे नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं वो नॉर्मल भर्तियों से आते हैं, जो कि अक्सर अखबारों में ऐड आया हुआ होता है जी फलाना क्लर्क की सीट खाली है, फलाना सीट खाली है, फलाना सीट खाली है। तो लोग जाते हैं, इम्तिहान देते हैं और वो सारा कुछ करके वहां पे सिलेक्ट होते हैं। जो दरमियान की लेयर्स है ना, जो काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं, ये बेसिकली आते हैं मुकाबले के इम्तिहान से, CSS, PCS और इस तरह के रूप से। फिर इनका जो हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी उस डिवीजन का। किसी भी डिवीजन का जो सेक्रेटरी है ना, असल में वो डिवीजन को वो चला रहा होता है, लेकिन जो सिंबॉलिक नुमाइंदा होता है गवर्नमेंट का वो मिनिस्टर होता है। तो मिनिस्टर सिर्फ टीवी पे आके तकरीरें करता है, मिनिस्टर को नीचे बहुत गहराई में नहीं पता होता काम कैसे चल रहा है। हाँ, अगर कुछ गलत काम चल रहा है तो वो बीच में इंटरफेयर करके सेक्रेटरी की क्लास ले सकता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो और ये सही काम क्यों नहीं हो रहा। तो सेक्रेटरीज, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरीज की लेयर होती है। ये लोग मुकाबले के इम्तिहान से आए हुए हैं, ये लोग एस्टेब्लिशमेंट चला रहे होते हैं। नीचे के जो लोग हैं काम कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर करप्शन सबसे नीचे के लेवल पे होती है जहां पे काम एक्चुअल में एग्जीक्यूट होना होता है। लेकिन अगर ऊपर वाला ऑफिसर तगड़ा होना तो फिर नीचे वाले को करप्शन नहीं करने देता। और गवर्नमेंट ने इनको इतनी पावर दी है कि अगर इनमें से कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं। अचानक से पता लगता है कि फूड डिपार्टमेंट में मौजूद एक ऑफिसर अचानक से जज्बाती हुई और उसने जनाब पूरे लाहौर वालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। बड़े से बड़े बिजनेसेस कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, ज्यादा से ज्यादा ये हो सका कि वो खातून का ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर। वो दूसरे शहर जाकर उसने वहां आतंक मचानी शुरू कर दी, इस्लामाबाद जाके इस्लामाबाद में उसने लोगों का जीना हराम कर दिया। तो कहने का मतलब है एक भी बंदा ईमानदार हो जाए ना, सिर्फ एक भी बंदा, तो जनरली वो अपनी मिनिस्ट्री को सही रास्ते पे डाल सकता है। सिर्फ एक बंदे की ईमानदार होने की जरूरत है। मसला ये कि इतने पूरे सिस्टम में एक अकेला भी ईमानदार नहीं मिलता। तो फिर जब पूरे पाकिस्तान में अकेला एक ईमानदार नजर आता है तो फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि चलो शायद ये अकेला आखिरी ईमानदार बच गया है, ये कुछ कर लेगा मुल्क का। समझ रहे किस ईमानदार का जिक्र हो रहा है? ईमानदार तरीन फर्स्ट जी। ये ट्रांसफर्स वगैरह में गवर्नमेंट के ऊपर से प्रेशर होता है। ये एस्टेब्लिशमेंट के जो ऊपर के लोग हैं वो नीचे के लोगों को ट्रांसफर करते हैं, और जो ऊपर के लोग हैं वो बिल्कुल ही साथ बैठे होते हैं मिनिस्टर्स के, तो वो ट्रांसफर ना करें तो वो उनका ट्रांसफर हो जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले ईमानदारी से काम करें तो गवर्नमेंट खराब करती है, गवर्नमेंट ईमानदारी करना चाहे तो ये लोग समझाते हैं कि नहीं जी ये ऐसे ऐसे हो सकता है, यूं करें तो ऐसे हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा निजाम गलत है, निजाम बहुत मजेदार बना हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंसान गलत है।
अगर इंसान ठीक हो जाए ना, तो जो बंदा अपनी पोजीशन पे ठीक हो जाए, निजाम उसको इतना सपोर्ट करेगा कि उस बंदे का बिगाड़ कोई कुछ नहीं सकता। तो आप ये देखेंगे एक मतलब ऐसा नहीं है कि फिल्मी सीन चल रहा हो कि अगर एक ईमानदार ऑफिसर है तो लोगों ने उसे जनाब बेड़ा गर्क कर दिया, उसे गोली मार दी, सारा कुछ है। इतनी बदमाशियां रियल लाइफ में नहीं होती हैं जितनी फिल्मों में नजर आती हैं। तो अगर पुलिस में एक भी अच्छा आदमी आए, वो पूरे सूबे का सेटअप बड़ा जबरदस्त कर लेता है। केपीके में एक बंदे ने चीजों को इतना इंप्रूव कर दिया, फूड के अंदर एक अकेली खातून ने सिर्फ थोड़ी सी ईमानदारी दिखा के और पूरे सिस्टम को एक दफा झंझोड़ दिया और इन लोगों को इनकी खोई हुई पावर्स वापस से दिलवा दी। और निजाम उसे सपोर्ट कर रहा था क्योंकि निजाम अंग्रेज बना के गए थे। उन्होंने रूल्स इस तरह के सेट किए हुए थे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। तो ये 1973 का आईन है, ये वही 1935 और वही पुरानी वाली चीजों की ही कंटिन्यूस है। वापस नेशनल असेंबली, एक लाइन यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर फेडरल कैबिनेट सर इसे नेशनल प्रोजेक्ट। जी ये जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट वही है वो जो उसने अपनी काबीना बनाई है, वो जो उसके 15-20 लोग हैं अपने जो मशाहिर है, तो वो उसकी कैबिनेट कहलाती है। तो वो कैबिनेट का मतलब है वजीरों की जो वो एक जमघट्टा जो उसके इर्द गिर्द है ना, दैट इज फेडरल कैबिनेट। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोविंसेस डिवाइड होती है कि कौन से सूबे की कितनी पॉपुलेशन है, उस सूबे में उतनी सीटें होती हैं जिन पे इंतखाब होता है। मेंबर्स 5 साल के लिए आए होते हैं और रजिस्टर्ड वोटर, ये जो आम आवाम है, ये डायरेक्ट वोट देते हैं इन नुमाइंदों को। ये मेंबर्स जब सिलेक्ट होते हैं तो ये अपने लिए स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को चूज कर लेते हैं। सारी बातें आपको पता है, आप लोग टीवी वगैरह देखते रहते हैं तो आपको अंदाजा है। जस्ट हम देख रहे हैं कि कानूनी एतबार से आईन में किस किस तरह से लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, मैं इसको 15 दफा अंडरलाइन कर लूं, इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। इनका जो सबसे अहम काम है वो कानून साजी है। क्योंकि ये 2 इदारे कानून साजी के हैं, ये कानून इंप्लीमेंट करने के नहीं है, ना कानून को इंटरप्रेट करने के हैं, ये सिर्फ कानून बनाने के हैं। कोशिश करें कि अच्छा कानून बने और बुरा कानून ना आ सके। स्पीकर भी ये लोग लेके आते हैं जी, स्पीकर भी इन्होंने चूज करना है, डिप्टी स्पीकर भी इन्होंने चूज करना है, प्राइम मिनिस्टर भी इन्होंने चूज करना है। आसान अल्फाज में जिस पार्टी की ज्यादा तादाद है, तीनों बंदे उसी की पसंद के बैठेंगे। ऑपोजिशन का क्या रोल होता है? ऑपोजिशन का क्या रोल होता है? ऑपोजिशन का वो रोल होता है, जैसे मैंने कहा कि 18 बंदों ने आगे कानून पास करा लिया, 22 बंदे अपोजिशन में बैठे हुए थे, पहुंचते उस दिन उस गलत कानून को अप्रूव ना होने देते, अपोजिशन वाले देखते कि कानून ऐसा है जो कि मुल्की मफाद में नहीं है, वो उसको निगेट करते, वो उस पर शोर मचाते। फिर अपोजिशन का अपने अपने एरिया के डेवलपमेंट फंड्स तो हैं उनके पास, अपने अपने एरिया प्रॉपर तरीके से काम करवा लें ताकि सबको नजर आए कि अपोजिशन वालों ने तो अपना एरिया सही कर लिया, गवर्नमेंट वाले नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है तो अपोजिशन ने मुख्तलिफ बिल्स और मुख्तलिफ जगह पे अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने हैं, मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ चीजों की के खिलाफ आना है और गलत चीजें अप्रूव नहीं होने देनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी इज अथॉरिटी वाला रूल बहरहाल प्रिवेल करता है कि जिसके पास ज्यादा तादाद होगी। फिर क्या होगा? नेशनल असेंबली में एक चीज अप्रूव हो गई, क्यों? क्योंकि आज कोई और पार्टी अक्सरियत में है। जब सेनेट के पास जाएगी तो सेनेट में पिछली दफा की पार्टी के ज्यादा नुमाइंदे बैठे होंगे, वो उसे मना करवा देंगे। अभी हम देखते हैं कि सेनेट के लोग किस तरह से आते हैं। जी 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 बिल्कुल। वो क्या करते हैं? देखें, स्पीकर इज वन ऑफ द मेंबर, जो कि चेयरमैन है, जो कि मीटिंग को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन उस अकेले के वोट से कानून पास या फेल नहीं होना, कानून ने पास होने मेजोरिटी के वोटों से। तो अब ये हम लोगों ने देखा है नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर का सेटअप। अगर हम इसके साथ सेनेट का देखें कॉन्सेप्ट, तो सेनेट बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो 6 साल के लिए आती है, 6 साल के लोग आते हैं। सेनेट इज द ओनली बॉडी जो हर वक्त रहती है। प्रेसिडेंट खत्म हो जाता है, नया आ जाता है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, नई नेशनल असेंबली बनती है, लेकिन सेनेट हर वक्त मौजूद रहती है। अब प्रॉब्लम क्या था? अभी हमने देखा कि जी अगर पीटीआई के नुमाइंदे ज्यादा हैं और नून लीग के नुमाइंदे कम है, तो पीटीआई वाले अपनी पसंद से कानून पास कर लेंगे और नून लीग वाले कहेंगे कि हम अपोजिशन में होने के बावजूद कानून को मुखालिफत नहीं कर सके क्योंकि हमारी तादाद कम थी। ओके, सेनेट में जब जाएगा तो कहानी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि सेनेट में मोस्ट प्रोबेबली पिछली गवर्नमेंट के ज्यादा नुमाइंदे ताकत में बैठे हुए होंगे। सेनेट का सिस्टम क्या है? सेनेट के हर 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं वो 6-6 साल के लिए होते हैं।
अब आप कहेंगे कि अगर 6 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं तो 3 साल बाद इलेक्शन क्यों होता है? आधे आधे, मतलब फॉर एग्जांपल एक डेट थी 0, उस 0 डेट पे, मतलब जिस वक्त सेनेट शुरू हुआ 0 डेट पे एक दफा इनको सिलेक्ट किया गया और 50% कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए 6 साल के लिए। जब 3 साल गुजरे होंगे मजीद 50% सिलेक्ट हो गए अगले 6 साल के लिए। जब फिर 3 साल गुजरेंगे तो ये जो 50% है ये चले जाएंगे, इसकी जगह नए 50% आएंगे अगले 6 साल के लिए। इसका मतलब है एट एनी गिवन टाइम सेनेट में जो 100% नुमाइंदे होंगे उनमें से 50% ताजा ताजा आए होंगे और 50% थोड़ा सा पहले आए होंगे। तो जब ये 3-3 साल के साइकिल को देखें तो मोस्ट प्रोबेबली सेनेट में करंट नुमाइंदगी होगी करंट गवर्नमेंट के ज्यादा लोगों की, और जो प्रीवियस नुमाइंदगी होगी वो प्रीवियस गवर्नमेंट के। तो प्रीवियस गवर्नमेंट के नुमाइंदे उस वक्त के करंट उसमें ऑपोजिशन की जो तादाद है वो मिला के सेनेट को इस काबिल कर देती है कि आप सेनेट में उस कानून को पास होने से रोक सकते हैं। तो अगर नेशनल असेंबली में आपको मेजोरिटी नहीं मिली तो सेनेट में आप उस मेजोरिटी का फायदा उठा के और उसको लेके चल सकते हैं। अब सेनेट कहां से आती है? नेशनल असेंबली की तरफ से। ये लोग जो है वो नॉमिनेट करके भेजते हैं, कुछ सीट्स होती हैं, उन सीट्स की कुछ प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिफाइंड होते हैं। उस प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे नेशनल असेंबली वाली जो पार्टी जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें होंगी उसको उतना चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा सेनेट के नुमाइंदों को। फिर सूबों का भी इसमें ताल्लुक होता है। सेनेट में हम सारे सूबों को बराबर नुमाइंदगी देते हैं। नेशनल असेंबली में तो होती है ना पॉपुलेशन की वजह से, सेनेट में हम देखते हैं कि अच्छा भाई तमाम सूबों की बराबर वहां पे हो रिप्रेजेंटेशन, ताकि कोई छोटा छोटा सूबा ये ना कह सके हम जी छोटे सूबे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे बलूचिस्तान है सबसे कम तादाद है, पॉपुलेशन सबसे कम, रकबा सबसे ज्यादा, तो बलूचिस्तान वाले ये कह सकते हैं जी हमारी तो नुमाइंदगी नहीं है, हमारे तो थोड़े से लोग वहां जाते हैं, हमारी सुनता कोई नहीं है। तो सेनेट में उनकी उतनी ही नुमाइंदगी होगी जितनी पंजाब की नुमाइंदगी है। तो सिस्टम ऐसे है कि कहीं ना कहीं छोटे बड़े हर किसी को पावर दिए, एक दूसरे को पावर राइडिंग, कुछ गवर्नमेंट को इख्तियार दिए, कुछ ऑपोजिशन को इख्तियार दिए कि ये सब मिलकर जब कानून साजी करें तो कुछ ऐसी चीज बन के आए जो पाकिस्तान के वसीतर मफाद में भी हो, जिसपे मेजोरिटी एग्री भी करती हो, और जिसमें अगर कोई एतराज बड़े लेवल का हो तो किसी ना किसी लेवल पे वो रिजेक्ट हो गया हो। सेनेट के बारे में देखते हैं। उन्होंने कहा ये परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है जो 6 साल के लिए आती है, हाफ मेंबर रिटायर हो जाते हैं हर 3 साल बाद। ये मेंबर्स अपने लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को चूज करते हैं। सेनेट का रोल नेशनल कोहेजन यानी कि मुल्क की जो हम आहंगी है वो, और हार्मनी यानी कि जो एक सिस्टमेटिक एक तरह से मिलके चल रहे हैं, एंड टू एलिवेट फियर ऑफ स्मॉलर प्रोविंस, छोटे सूबों की जो खौफ है कि उन बेचारों को नुमाइंदगी नहीं मिल रही उसको ये खत्म करती है। चेयरमैन जो सेनेट का उसके पास एक खसूसी पावर होती है, वो प्रेसिडेंट का नेक्स्ट होता है। अगर किसी भी वक्त प्रेसिडेंट मर जाए या अचानक से चला जाए या कुछ अरसे के लिए प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाए तो चेयरमैन सेनेट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है मुल्क का। तो उसके पास वो पावर्स आ जाती हैं जो प्रेसिडेंट की होती हैं उस दौरान जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता। तो चेयरमैन सेनेट जो है वो चेयरमैन नेशनल असेंबली से ज्यादा शोर शराबे वाली पोजीशन है, जहां पे जरा ज्यादा सियासतें होती हैं, ज्यादा लोग मिलजुल के वो करते हैं। तो कई दफा आप नहीं चाहते कि आपकी पार्टी का बंदा है, बस आप चाहते हैं ऐसा बंदा है जो आपकी पार्टी के साथ जिसका अच्छा ताल्लुक रहे। तो फिर सेनेट का जो चेयरमैन है उसके लिए काफी ज्यादा फिर हॉर्स ट्रेडिंग और वो सारा होता है। फिर एक एक मेंबर खरीदा जाता है, फिर वोट खरीदे जाते हैं, और फिर ईमानदार लोग अपनी पसंद का चेयरमैन ले आते हैं, कुछ बहुत ही बड़े बेईमान लोगों के साथ मिलके। मतलब पिछली 1-2 दफा से पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलके चेयरमैन सेनेट के लिए वर्किंग करते हैं। वो पीपल्स पार्टी जो करप्ट लोगों की है, वो पीटीआई जो ईमानदार इतने लोगों की है। खैर ऑल स्टैट्यूट जितने भी कानून है सिवाय मनी बिल के, वो नेशनल असेंबली से जो पास होते हैं वो सेनेट में भी आने होते हैं। कहने का मतलब है कि सेनेट हर बिल को अप्रूव करेगा, लेकिन जो मनी बिल है ना, फाइनेंस बिल, बजट्स, उसके लिए नहीं। हम बजट में नहीं चाहते कि हम इतना ज्यादा मसलों मसाइल हो, तो बजट अप्रूव करना है तो वो फिर हमारी जो नेशनल असेंबली है वो अकेले कर सकती है, लेकिन बाकी जगह पे हमें सेनेट की नुमाइंदगी भी चाहिए होती है। तो हम लोगों ने अभी आज जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये किस तरह से है, क्या है, और हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि लेजिस्लेशन का प्रोसेस कैसे है, बिल पहले कहां से आता है, फिर कहां को जाता है, कौन अप्रूव करता है, कौन रिजेक्ट करता है। तो आज हम लोगों ने बेसिक डिटेल पढ़ी है। किताब दिखाएं तो मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से सफे पढ़े। ठीक है जी, मैं एक बार किताब से दिखा दूं फिर आपका सवाल भी ले लेते हैं।
हम लोगों ने पेज नंबर 4 पढ़ा और 5 के ऊपर का पोर्शन पढ़ा। पेज नंबर 4 पढ़ा और 5 के ऊपर का पोर्शन पढ़ा। अब इंशाल्लाह ताला हम आगे प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन और आगे की चीजें देख रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ये भाई का एक सवाल था जी। जब भी इलेक्शन होता है तो दोबारा से मौका मिल जाता है 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल बाद बंदे चेंज होते जा रहे हैं। अगर 3 साल के बाद उसी को एसेंट मिल जाती है, उसी को एक्सटेंशन मिल जाती है, तो अगले 3 साल भी आ सकता है जी। नया सूबा बनने के लिए क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। उसका फायदा क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे हैं। मतलब रहीम यार खान के एक बंदे को कई दफा चल के लाहौर आना पड़ता है अपने कामों के लिए कुछ, तो कम से कम फिजिकल इतना बड़ा डिस्टेंस है इस फासले में कि एक और सूबा शायद एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हल कर ले। ये तो है लॉजिकल बात। इलॉजिकल बात ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी और कुछ खास लोगों के पास उस साइड पे पावर ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा सूबा बन जाए ताकि सिंध के साथ जनूबी पंजाब भी हमारे अंडर आ जाए। तो सियासी मामला भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। हम कह रही है मजे कर रहे हैं।